शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी अदनान शेयर कर रहे हैं हैदराबाद से। अदनान कहते हैं, हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी और अपने दो दोस्तों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोग एक इलाके में रहते थे, तो हम लोग शाम के टाइम तीनों दोस्त मिलकर ट्यूशन पढ़ने जाते थे। ट्यूशन हम लोगों की जो थी वो अकेडमी थी, 10th के हम लोग स्टूडेंट थे। तो हम लोग वहाँ पर छुट्टी से बाहर निकलकर वहाँ पर जब हम लोग एकेडमी से निकलते थे तो एक चाय वाला होटल आता था, वहाँ पर हम लोग बैठकर शाम को चाय पीते थे। हम लोगों की रूटीन थी, ठंड इतनी ज़्यादा होती थी, सर्दी का मौसम था कि चाय पिए बिना हम लोगों को सुकून ही नहीं आता था। तो हम लोग चाय पीते थे। इसी तरह हम लोग एक दिन, मौसम बड़ा सर्द था, हम लोग एकेडमी से निकले और चाय पीने उस होटल पर बैठ गए। वहाँ पर हम लोग बैठे तो 2 आदमी बैठकर बातें कर रहे थे। पता नहीं अब उनमें से गोरकन था कोई या क्या माजरा था। वो बातें कर रहे थे कि वो फलां फलां कब्रिस्तान है, वहाँ से रात के टाइम एक कब्र से रोने की आवाज़ें आती हैं, बड़ा इलाके में खौफ फैला हुआ है। वो यानी एक आदमी दूसरे को बता रहा था। तो दूसरा कहने लगा कि तुमने खुद जाकर आवाज़ें सुनी है? उसने कहा कि मैंने भी सुनी है, लेकिन पास कोई भी नहीं जाता। वो एक पुरानी कब्र है, उसमें से रोने की आवाज़ें आ रही हैं, फलां फलां वो इलाका। उसने पूरी जगह बताई। दूसरा कहने लगा कि शायद कुछ जिन्नात का मामला हो, तो ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे। हम लोगों ने उनकी बातें बड़े गौर से सुनी। उनकी बातें सुनने के बाद अब उसने खुद 2 बार उसने इलाके का नाम लिया, क्योंकि वो जब जिस आदमी को वो बातें बता रहा था वो कंफर्म कर रहा था उससे वो चीज़। हम लोगों ने भी सुन ली। मेरा एक दोस्त था, तो वो उस जगह के बारे में जानता था। मेरे दोस्त का नाम उमैर था। उमैर ने कहा कि मैं उस इलाके को जानता हूँ, काफ़ी पुराना इलाका है और वो कब्रिस्तान भी बहुत पुराना है जिधर की ये बात कर रही है। खैर वो आदमी तो उठ के चले गए। हम लोग चाय पीते पीते हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो हम लोग उस जगह को देखते हैं। अभी तो सिर्फ रात के 8 ही बजे थे। तो उमैर ने कहा कि नहीं, इस टाइम कैसे जा सकते हैं, इस टाइम तो इलाके के लोग होंगे, अगर हमें किसी ने जाते देखा ये पकड़ ना ले और ये ना कहे कि तुम लोग क्यों अंदर जा रहे हो, क्योंकि जिस जगह पर ऐसे मामला होते हैं वहाँ पर फिर लोग बहुत ज़्यादा चुकन्ने भी हो जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, 10 बजे के करीब चले जाएंगे। उसने कहा कि इलाका बहुत दूर है, सर्दी का मौसम है, जल्दी हर जगह पर सन्नाटा हो जाता है, तो रात के टाइम कब्रिस्तान में जाना बेहतर नहीं है, पहले दिन के टाइम देख कर आएंगे। मैंने उससे कहा तुम फजूल में डरते रहते हो, कुछ भी नहीं होता। इतने में वहाँ से गुजरते गुजरते हम लोगों की एकेडमी का एक और हम लोगों का क्लास फेलो था, वो आ गया। वो हाफिज़ कुरान था। वो आ गया, वो आकर हम लोगों के पास बैठा। हमने उसे भी चाय पिलाई, उससे हम लोग बातें करने लगे। वो हाफिज़ कुरान भी था जैसे, तो इन बातों के बारे में जानता था। उसने कहा कि बिल्कुल भी उस कब्रिस्तान की तरफ रात के वक्त मत जाना, क्योंकि जिन्नात, लोग कहते हैं कि कब्रिस्तानों में जिन्नात नहीं होते, लेकिन कुरान पाक में बाकायदा तौर पर जिन्नात के बारे में जिक्र है और कब्रिस्तानों में जिन्नात की एक मखसूस किस्म पाई जाती है। वो रात के वक्त वहाँ पर आज़ाद होते हैं। बाज़ औक़ात वो जिन्नात ही शरारत करते हैं इंसानों को, कुछ तो ख़बरदार करने की कोशिश करते हैं और कुछ होते हैं जो जानबूझकर इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं, उनके ऊपर अपना बसेरा करने के लिए। बेहतर यही है कि तुम उस तरफ ना जाओ। हमने उसे कहा कि कुछ नहीं होता, तुम अब हमारे साथ ये मौलवियों वाली बातें कर रहे हो, तुम हमें मना कर रहे हो, तुम हमें डरा रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम लोगों को सिर्फ एक आगाही दे रहा हूँ, जो कुछ मुझे पता है उसके बारे में। वो उठकर जाने लगा। उसने अपने मदरसे से जाना था, तो उसने हमें ये कहा कि अगर तुम लोगों ने जाना ही है तो 7 बार आयतुल कुर्सी और 11 बार दुरूद इब्राहिमी का हिसार करके जाना। अगर वहाँ पर कोई चीज़ है भी सही तो तुम लोगों को नुकसान नहीं दे सकेगी। हमने उसे कहा कि ठीक है। अब हम लोगों ने प्लान बना लिया कि हम लोग 10 बजे घर से निकलेंगे। हम लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे और हम लोग उस कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे। उमैर को उस कब्रिस्तान का पता था। अब उमैर, मैं और हारिस, हम तीनों ने मिलकर उस तरफ जाना था। हम लोग घर चले गए, खाना वगैरह खाया।
अब हम लोगों ने घर में ये झूठ बोला कि हम लोगों ने कंबाइंड स्टडी करनी है, हम लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो घर वालों को पता था कि कंबाइंड स्टडी होगी, इसीलिए ये लोग जा रहे हैं, अकेडमी भी इकट्ठे जाते हैं। वैसे भी एक ही मोहल्ला था, कोई ऐसा मसला नहीं था। तो हारिस और मैं हम लोग उमैर की तरफ गए, उसको लिया, वहाँ से हम लोग निकले। मेरे पास बाइक था, मेरे ही बाइक पर हम लोग उस इलाके की तरफ जाने लगे। इतनी शदीद ठंड थी, इतनी शदीद सर्दी थी कि इलाका ऐसे लग रहा था जैसे रात के 12-1 बजे का टाइम है। इस तरह से सन्नाटा, गलियों में गलियाँ बिल्कुल सुनसान खाली। अब जिस इलाके की तरफ हम लोग जा रहे थे वो इलाका था भी खासा दूर और था भी बड़ा जैसे वीरान वीरान सा। और उस वाक़े के बाद तो मुझे लगता है वो जगह ज़्यादा ही कुछ वीरान सी हो गई थी कि लोग डर के मारे शाम के बाद बाहर भी नहीं निकलते थे। तकरीबन आधा घंटा मुसलसल मोटर बाइक चलाने के बाद हम लोग उस इलाके में जा निकले। अब वो जो कब्रिस्तान था उस इलाके का, वो बिल्कुल उसकी आखिर पर था। उसके आगे फिर खासा जिस तरह से खाली प्लॉट्स वगैरह आते थे, फिर उसके बाद दूसरे इलाके शुरू हो जाते थे, यानी इसके आगे वीराना ही वीराना था। हम लोग जब वहाँ पर उस इलाके की तरफ भी इन गलियों में से गुजर रहे थे, इतना सन्नाटा जैसे कोई इंसान यहाँ पर रहता ही नहीं है, कोई आबादी है ही नहीं। मैंने उससे कहा कि यार यहाँ तो कोई आबादी लगी नहीं है, घर भी देखो कितने खाली पड़े हैं, बड़े पुराने ज़माने के घर थे, सड़कें ख़राब, गलियाँ ख़राब, ये उसका हाल था। तो वो कहने लगा कि जो बात यहाँ पर मशहूर हुई थी इस कब्रिस्तान को लेकर, शायद इस वजह से लोग डरते बाहर ही नहीं निकलते हैं। हमने कहा हो सकता है, ये बात हो सकती है। दुकानें भी बंद थी। हम लोग उस कब्रिस्तान के पास पहुँचे, बिल्कुल खामोशी। इतनी रात हम लोगों ने मोबाइलों की टॉर्च ऑन की हुई, मोटरसाइकिल हमने बाहर खड़ा किया, हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए। गोरकन भी कोई नहीं नज़र आ रहा था। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कौन सी कब्र है, किस तरफ कब्र है जहाँ पर हम लोगों ने जाना है। अब हम लोग थोड़ी देर वहाँ पर रुके और हम लोगों ने हिसार पहले ही कर लिया था, जो हमारे दोस्त ने हमें बताया था। 11 बार दुरूद पाक और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर हम लोगों ने हिसार बांध लिया था। अब हम लोग चलते चलते बिल्कुल कब्रों में से गुजरते गुजरते कब्रिस्तान के अंदर आके, दरमियान में आके, कहीं कोई आवाज़ नहीं, ना कोई रोने की आवाज़, बिल्कुल सन्नाटा। तभी एकदम से सिसकियों की आवाज़ आने लगी और दूर एक कब्र थी। ऐसे लग रहा था उसके ऊपर कोई रोशनी जल रही है, जिस तरह से कोई दिया, कोई चिराग वगैरह जल रहा होता है, उसकी एक दिए की लो नज़र आती है, वो नज़र आ रही थी। तो हारिस कहने लगा वो सामने कोई लाइट जल रही है। हम लोगों ने देखा तो बाकायदा जैसे कोई टिमटिमाती हुई कोई रोशनी है। सिसकियों की आवाज़ भी आ रही थी। हम लोगों ने अपने मोबाइल जो थे उनके कैमरे हम लोगों ने ऑन किए और उस तरफ हम लोगों ने कर लिए। जाने लगे तो एकदम से हमें अपनी बैक साइड से आवाज़ आई किसी औरत की। उसने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बाकायदा ऐसा लगा जैसे वो किसी को पुकार रही है, जैसे कोई किसी को आवाज़ देता है तो एक आवाज़ गूंजती है। हम लोग एकदम पीछे पलटकर हम लोगों ने देखा तो कब्रिस्तान के दरवाजे में हम लोगों को 2 औरतें खड़ी हुई नजर आईं। एक का सफ़ेद लिबास था, एक का काला लिबास था। दूर से नज़र आ रही थी, वहाँ पर लाइट्स भी थी। इलाके में जो था कब्रिस्तान, वो औरतें जैसे बाकायदा कब्रिस्तान के दरवाजे में खड़ी कर अंदर आ रही थी। हमने कहा कि शायद हमें किसी ने देख लिया है, तो अब वो हमारे पीछे आ गए। घर तो खासे पीछे रह गए, फिर ये कौन है? वो हम लोग उनको देख के थोड़े से डर गए। अब हमने कहा कि अब हम लोग क्या करें, आगे जाएं, अब क्या करें? इतने में जो मेरा दोस्त है उमैर, उसने कहा कुछ नहीं होता, आगे की तरफ चलते हैं, पूछेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग अपने दादाजी की कब्र पर आए हैं। इतने में बाकायदा वो औरतें हम लोगों के थोड़े करीब आ गई। अभी भी वो कुछ पुकार रही थी, जैसे बोल रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग तीनों खड़े हो गए और पलट कर जैसे हम लोगों ने पीछे देखा, कहीं औरतें नहीं थी, कहीं कोई औरत थी ही नहीं, जबकि वो बोलती बोलती बिल्कुल हमारे करीब आ गई थी। हम लोगों ने 2 बार पीछे पलट कर देखा था तो बिल्कुल कब्रों के पास ही थी। हम लोग थोड़ी डर गए कि औरतें कहाँ पर गई। वो जो हारिस है वो कहने लगा वो मुझे लगता है उस कब्र के पीछे बैठी हैं, आवाज़ें अभी भी आ रही हैं। हम लोग अब उस चमकती हुई वो जो दिए की लो थी उस तरफ बढ़ रहे थे, उस तरफ से रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से हम लोगों के कंधे बहुत भारी हो गए, शल हो गए, जैसे कंधों पर जैसे कोई बोझ सा आ जाता है, और ऐसे लगा जिस तरह से हम लोगों के सर किसी ने पकड़ लिए हैं। अभी बिल्कुल उस रोशनी के करीब जैसे जैसे हम लोग जा रहे थे, हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे, थोड़े से डर भी गए थे, लेकिन फिर भी मुसलसल हम लोगों को जिस तरह से कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। उन्हीं औरतों की आवाज़ें हमें उस तरफ से भी आने लगी और साथ बाकायदा किसी के रोने की आवाज़ भी थी।
जैसे ही हम लोग उस कब्र के पास पहुंचे, वो दिया तो बंद था, दिए में कोई लौ नहीं थी, लेकिन इतना काले रंग का वो दिया था। चिराग किसी ने कब्र के वो जो कतबा जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर किसी ने वो रखा था, दीवार के ऊपर काले रंग का चिराग, और उसी के आसपास से रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोग डर के हम लोग थोड़े पीछे हटे, कैमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, जबकि वो जो रोशनी थी हम लोगों ने कैमरे में भी रिकॉर्ड की थी। अभी जैसे ही हम लोग वहाँ पर खड़े तो एकदम से जो उमैर है उसने ये कहा कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा है, यहाँ से तुम लोगों ने पकड़ा है। हमने उससे कहा कि नहीं, हम लोग तो इस तरफ है, हमने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ना है। उसने कहा कि बाकायदा मेरे हाथ को किसी ने आकर जैसे पकड़कर छोड़ दिया है। चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि आवाज़ें तो यहाँ से रोने की आ रही हैं, चलो ये आवाज़ें ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लोगों ने जिस वक्त दोबारा मोबाइल खोला, एकदम से बाकायदा इतनी खौफनाक चीख, और उसी कब्र के पास सामने एक दरख्त था। उस दरख्त के पास से हम लोगों को बाकायदा जिस तरह से एक औरत बिल्कुल आधी आधी नजर आई, आधी आधी ऐसे नजर आई, समझ में नहीं आ रहा था कि वो हवा में थी या क्या माजरा था। हम लोगों को सिर्फ उसे उसकी आधी आधी टांगे नजर आई, ऊपर वाला धड़ नजर नहीं आया। बस हमने उसको लटकते देखा या उड़ते देखा। हम लोग वहाँ पर फिर नहीं रुके, हम लोग इतना तेजी से भागे, और जब हम लोग भाग रहे थे हम लोगों के पीछे वो दो औरतें जो हम लोगों ने अंदर आती देखी थी वो भी भागती देखी। इतनी खौफनाक उन औरतों की शक्लें थी और आवाज़ें थी। हम लोग कब्रिस्तान से बाहर निकले, मोटरसाइकिल ऑन किया, स्टार्ट किया, फ़ौरन वहाँ से निकले। वहाँ से निकलकर अभी हम लोग उस इलाके से बाहर नहीं निकले थे। कब्रिस्तान वाली सड़क से हटकर हम लोग जब आगे आए तो वहाँ पर एक पार्क सा बना हुआ था। वहाँ पर हम लोग बैठ के, सांस हम लोगों के फूले हुए, पूरा जिस्म हम लोगों का कांप रहा था कि ये था क्या। उमैर कहता कि मेरे मोबाइल में वो रिकॉर्ड हुई है, मैंने बाकायदा उससे देखा है। हम लोग जल्दी से मोबाइल की वीडियोस देखने लगे। जितनी भी हम लोगों ने मोबाइल की वीडियोस बनाई थी सारी ब्लैक कलर की, और उनमें इतनी भयानक चीखें थी, ऐसे लग रहा था जैसे औरतें रो रही हैं, एक नहीं ढेर सारी औरतें रो रही हैं। हम लोग तो इस हद तक खौफज़दा, इतना डर लगने लग गया। अब उस पार्क में जहाँ पर हम लोग बैठे थे, हम लोगों को वहाँ पर दरख्तों के ऊपर से भी औरतों की आवाज़ें आने लगी। वो जो खौफ था या वहाँ पर वो चीज़ें हम लोगों के पीछे थी, जो भी था, हम लोग वहाँ से भी भागे, घर पहुँचे, अपने अपने घर गए। सुबह तीनों को बड़ा सा बुखार, इतनी बुरी हालत, किसी से भी नहीं उठा जा रहा। स्कूल तो बहुत दूर जाने की बात थी, तबीयत इतनी ख़राब थी। तो अब महल्लेदार थे सब, तो आंटी हमारी तरफ आई, उमैर की अम्मी की इसकी एप्लीकेशन दे देना। अम्मी ने आगे से उनको बताया कि अदनान को भी बुखार है। थोड़ी देर के बाद वो जब हारिस की तरफ गई तो पता चला कि उसको भी बुखार है। उन्होंने कहा कि ये तीनों रात को इकट्ठे थे, तो इन तीनों को इकट्ठा कैसे बुखार हो गया है, ये क्या माजरा है। अब मेरी अम्मी जो थी वो उनकी तरफ गई, हारिस लोगों की तरफ, तो उमैर की अम्मी वहाँ पर बैठी थी। फिर वहाँ पर हारिस ने बता दिया कि हम लोग कब्रिस्तान में गए थे, हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पर एक कब्र से रोने की आवाज़ आती है, तो हम लोग वो देखने के लिए चले गए थे। बस वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा ऐसा कुछ देखा तो हम लोग डर गए। फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा घर वालों से डांट पड़ी। हम तीनों के जो अब्बू थे वो हम लोगों को लेकर एक साहिब इल्म के पास गए। उन्होंने जब पढ़ाई की, दम किया, तो उन्होंने ये कहा, इन लोगों ने अगर हिसार ना किया होता तो वो मखलूक इनको जान से मार देती। जिस कब्र पर इन लोगों ने वो काले रंग का दिया देखा है, जिसमें इन लोगों ने बाकायदा जलती हुई रोशनी देखी है, वहाँ पर किसी जादूगर ने कोई अमल किया है। या तो कोई चिला काटा है, या वो चिला काट रहा है, वो कुछ चिला गा उसने बनाई हुई है किसी कब्र के ऊपर, क्योंकि वो उस चिले की मखलूक है जो वहाँ पर रात भर बैठकर रोती है। बाज़ औक़ात जादूगर ऐसा ही करते हैं, अपने अमलियात पूरे करने के लिए वो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, और कब्रिस्तानों में वो ऐसी ऐसी मखलूक़ात को आज़ाद कर देते हैं कि जो इंसानों को फिर तंग करती हैं, डराती हैं, रोती हैं, भागती हैं, शोर मचाती हैं। वो जो औरतें इनको नजर आई थी वो भी वही मखलूक़ात थी, उसी के रूप थे। इनके करीब तो वो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर हिसार बांधा हुआ था। फिर उन लोग, वो जो आमिल साहब थे, उन्होंने हमें हिफाजत का एक तावीज़ दिया और सख्ती से मना किया कि उस कब्रिस्तान की तरफ दोबारा मत जाना, क्योंकि अगर वो मखलूक तुम लोगों के ऊपर सवार हो गई तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएंगी, वो कभी भी नहीं छोड़ेगी। हम लोग इतना डरे, 2-3 दिन तो हम लोग स्कूल जा ही नहीं सके। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा गए। तो आज भी जब हमें वो वक्त याद आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अदनान आपका।
लिसनर कभी भी ऐसी सुनी सुनाई बातों में आकर उन जगहों पर नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं सोचते वहाँ पर अगर हम आगे हम लोगों के लिए क्या ख़तरात हो सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को हमेशा अहमियत दिया करें और कभी भी ऐसी चीज़ों में मत उलझा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी भेरा से शेयर कर रहे हैं उस्मान। उस्मान कहते हैं मैं भेरा का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये आज से 4 साल पुरानी बात है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक वर्कशॉप पर काम करता था। सर्दियों में अक्सर हम लोगों को वहाँ पर टाइम लग जाता था, तो वर्कशॉप बंद कर देते थे और जो हम लोगों ने रिपेयरिंग करनी होती थी, वहाँ पर गाड़ियों की भी रिपेयरिंग होती थी, वहाँ पर मोटरसाइकिलों की भी होती थी। तो हम लोगों का जो उस्ताद था वो वहाँ पर हम लोगों को खाना भी देता था और देर रात के कभी कभार कोई चीज़ ठीक करनी होती थी तो हम लोग 12-1 बजे तक भी वर्कशॉप पर बैठे रहते थे। वर्कशॉप जो थी वो मार्केट के अंदर थी, इसलिए इतना कोई ख़ास डर वगैरह नहीं लगता था। उस दिन भी 11:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया। मैं वर्कशॉप से निकला, मैं साइकिल पर वर्कशॉप जाता था। मैंने जर्सी पहनी हुई थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, धुंध भी थी। मैं बड़े आराम से साइकिल चलाता हुआ आ रहा था। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, सड़क के किनारे खड़ा था, चादर लपेटी हुई थी। उसने मुझे आवाज़ दी, मैं रुक गया। पहले मैं डर गया, पता नहीं कौन है कौन नहीं। उसने कहा कि मेरी मदद करो, मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, ये आगे थोड़ा सा मुझे उतार दो, मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने उससे कहा मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे बिठाऊँ और मुझे क्या पता तुमने कहाँ जाना है। उसने कहा बस मैंने थोड़ा सा ही आगे जाना है, मेरी मदद कर दो तुम। तो मैंने उसकी हालत देखी, बड़ा खस्ता हाल सा लग रहा था। मुझे उस पर थोड़ा सा तरस सा आ गया और मैंने उसको अपनी साइकिल पर बिठा लिया। साइकिल में चलाने लगा। पहले साइकिल बिल्कुल हल्का फुल्का था। मैं बड़ा हैरान कि इतना ये मतलब कद काठ वाला आदमी है, साइकिल पर बैठा है तो इसका तो कोई वेट ही नहीं है। 2 बार पलट कर देखा, वो आदमी साइकिल पर ही बैठा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने मुझे कहा कि यहाँ से बाएं जाने मुड़ जाओ, इस तरफ मैंने जाना है। मैं बाएं जाने मुड़ गया। मैंने दाएं जाने जाना था लेकिन मैं बाएं जाने मुड़ गया। मैंने उसे कहा कि और आगे कितना जाना है। उसने कहा बस थोड़ा सा आगे। आगे जाते गए तो खुला इलाका शुरू हो गया। उस तरफ जो था वो पुराना कब्रिस्तान भी था। तो मैंने उसे कहा कि इस तरफ तो कब्रिस्तान है। उसने कहा हाँ मैंने कब्रिस्तान में ही जाना है। मैंने उसे कहा कि ठीक है। जैसे जैसे कब्रिस्तान करीब आता गया वो साइकिल बड़ा वजनी होने लग गया, चलाया ही नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि शायद रास्ता कच्चा है तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने उसे कहा कि आप इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या करने जा रहे हैं। तो वो कहने लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक ज़रूरी कब्र पर फातह खानी करनी थी, मैं बड़े दूर दराज इलाके का हूँ। तो मैंने उसे कहा कि ये तो फातह खानी का टाइम नहीं है, रात को 12-1 बजे कौन जाता है कब्रिस्तान में। उसने कहा कुछ नहीं होता, बस तो मुझे उतार दो वहाँ पे। मैंने उस आदमी को कब्रिस्तान के पास उतार दिया। थोड़ा सा मैं डर गया, इतना वजनी साइकिल था। जब वो साइकिल से उतरा तो मैंने साइकिल फौरन टर्न किया तो वो मेरे सामने कब्रिस्तान के अंदर गया। जैसे ही मैंने वहाँ से साइकिल लेकर तेज़ी से निकला तो मुझे एकदम से जिस तरह से मेरा नाम लेकर कोई पुकारने लग गया। मुझे समझ में नहीं आई कि इसको मेरे नाम का कैसे पता चला। मुझे लगा कि शायद मैंने इसको बातों में अपना नाम बता दिया है। अब ये डर गया, ये अंदर जा नहीं रहा, तो ये फिर मुझे आवाज़ें दे रहा है। पहले तो मैंने कहा कि मैंने वापस नहीं जाना। मैं तेज़ी से साइकिल चलाने लगे, यहाँ तक कि मैं वो मेन सड़क पर आ गया। मुझे आवाज़ें अभी भी ऐसी आ रही थी जैसे मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं। ये तो एक नामुमकिन सी बात थी। एक आदमी को मैं इतना दूर छोड़ कर आया, उसकी आवाज़ मेरे कानों में कैसे आ सकती है। मुझे लगा मेरे दिमाग पर जैसे कोई असर सा हो गया है, तो उसकी आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। मैंने साइकिल और तेज़ चलाना शुरू कर दिया। इतना तेज़ मैं साइकिल चला रहा था, मैंने ज़िंदगी में इतना तेज़ साइकिल नहीं चलाया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवाओं से बातें कर रहा हूँ। एकदम से सामने मैंने सड़क के दरमियान किसी को खड़े देखा। मैं फ़ौरन मैंने साइकिल स्लो किया कि मैं किसी में जाकर कोई मेरी साइकिल के साथ ना टक्कर जाए। जिस तरह से मैं इतनी तेज़ी से चला रहा था कोई टकराव ना हो जाए। मैंने थोड़ा स्लो किया, क्या देखता हूँ वही आदमी सामने खड़ा है। उसे देखकर मेरी तो एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। अब उसने वो चादर कपड़े से हटाई हुई थी। वो इतना भयानक था, उसका इतना काले रंग का स्याह चेहरा था उसका, इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी और बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी। दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे और सर बड़ा अजीब सा था, जैसे सर ऊपर से जिस तरह से कोई अजीब से कुछ चीज़ सर से बाहर निकली हुई है।
मैं एकदम से उसको देखा तो मेरे जैसे पूरा जिस्म कांपने लग गया। मुझे देखकर बाकायदा बड़े गुस्से से पहले वो उहराया और फिर वो हंसा, और एकदम से जिस तरह से उसका कद इतना लंबा हुआ और काले रंग का, जैसे वो कोई अक्स बन के गायब हो गया, हवा में उड़ गया। उस वक्त भी मेरे कानों में उसकी आवाज़ है। मैं बस पता नहीं किन हालात से अपने घर पहुंचा, इतना खौफजदा, इतना डरा सहमा घर आया, घर पहुंचा। 1:45 बजे का टाइम हो गया था। पसीने से बुरा हाल, इतनी तेज साइकिल चलाकर घर पहुंचा, शदीद बुखार। उस वक्त तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया जो कुछ मेरे साथ हुआ। सुबह जब मेरी अम्मी आई तो उन्होंने देखा मेरी तबीयत बड़ी सी ख़राब थी, बोला भी नहीं जा रहा था, पाँव सूज गए थे। मैंने फिर उनको सारा माजरा बताया। अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद दोपहर तक मैं सोया रहा, फिर मैं जागा, कुछ नाश्ता वगैरह किया। अब चला नहीं जा रहा था, पाँव सूजे पड़े थे, साइकिल चला चला कर गया। अब जो भी हुआ मेरे साथ उस टाइम पता नहीं, सारे साइकिल की चेन टूट गई, सारा साइकिल टूट गया। घर पहुंचने के बाद 1-2 दिन तो मेरा बुखार ही नहीं ठीक हुआ। फिर 1-2 दिन के बाद जब मेरा बुखार उतरा, अब्बू को, भाइयों को, सबको पता चला। साइकिल का इतना बुरा हाल था, उन्होंने वर्कशॉप से ठीक करवाया। वो कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे साइकिल को बाकायदा तोड़ दिया गया। अगर वो टूट जाता तो मैं घर कैसे पहुंचता। मेरे पहुंचने के बाद ही टूटा वो। और फिर मुझसे सोया नहीं जाता था, मुझे ड्रामने ख्वाब आते थे। वही कब्रिस्तान, भयानक चेहरे वाला आदमी, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती थी। तो वहाँ पर एक दरबार है, वहाँ पर गए। वहाँ पर एक बुजुर्ग थे, उनसे दम करवाया तो उन्होंने कहा कि वो एक जिन था जो इंसानी रूप में मुझे कब्रिस्तान तक लेकर गया। मैं वहाँ से निकला, जब उसने मुझे आवाज़ें दी तो मैं पीछे पलट कर, ना मैंने देखा ना मैं पीछे गया। चला जाता तो पलट कर भी देख लेता, जवाब भी दे देता तो मुझे जानी नुकसान दे देता। कुछ अर्सा मैं बीमार रहा, मैंने तवीज़ात भी लिए और अपना बड़ा ख्याल भी रखा। फिर कुछ अरसे के बाद मैं ठीक हुआ। तो ये मेरी एक कहानी थी। कभी भी आधी रात को किसी अजनबी को उसके पास रुककर बात सुनना, हमें नहीं पता होता, इंसानी रूप में भी बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID josheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में भी आज कहानी आएगी, उसको विजिट करिएगा। पुरसरार वाक़यात में भी आज पुरसरार वाक़यात आएंगे, उनको भी विजिट करिएगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब करें। स्केरी डिटेल्स में सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ज़रूर दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।